में हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स टॉप 20 MCQ पार्ट नंबर 7 ये होने वाला है। और इसके पहले के पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रकाश की चाल किस वैज्ञानिक ने मापी थी? यानी सबसे पहले प्रकाश की चाल तो ये मापी थी ऑप्शन नंबर ए रोमर ने। नेक्स्ट है नंबर 2, लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है? देखिए लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। नेक्स्ट है नंबर 3 है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? यानी किसने परिकल्पना की थी कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है? किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस। यानी कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। नंबर 4 है, भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। यानी भारत द्वारा पहला प्रक्षेपित जो उपग्रह था ये था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है नंबर 5, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने। नेक्स्ट है नंबर 6, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। यानी रॉकेट में जो होता है कौन सा इंजन होता है? क्रायोजेनिक इंजन इसमें होता है। नेक्स्ट है नंबर 7 है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? यानी मैक्सिमम दूरी तक किसी गेंद को पहुंचाने के लिए आपको उसको कितने एंगल पर फेंकना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। यानी अगर आप क्षैतिज से किसी भी गेंद को 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो वो क्षैतिज पर मैक्सिमम दूरी तय करेगी। नेक्स्ट है नंबर 8, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? यानी बहुत छोटे माइनर टाइम को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी आणविक घड़ी का। नेक्स्ट है नंबर 9, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यानी अगर चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो उसकी जो आवाज होगी चंद्रमा पर कितने समय के बाद सुनाई देगी? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी तक उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, चाहे वो कितनी ही तेज क्यों ना हो, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। और चंद्रमा पर क्या है? निर्वात है, वहां पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, वातावरण यानी वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलेगा, और जब माध्यम नहीं मिलेगा तो पृथ्वी तक उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। नंबर 10 है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? यानी किसी वस्तु का वेग कितने गुना? 3 गुना अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9 गुना क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता हाफ mv²। तो यहाँ पर देखिए वेग 3 गुना हो रहा है, तो जब भी 3 गुना होगा तो 3 से कितना होता है? यहाँ पर ये हो जाएगा 9, तो ये 9 गुना जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 11, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा लगेगा? यानी अगर किसी पौधे के पत्ते हरे हैं और उसको लाल प्रकाश पर डाला जाता है, उसको लाल प्रकाश में रखकर देखा जाता है तो वो कैसा लगेगा? ऑप्शन नंबर डी काला। कैसा लगेगा? ब्लैक। नेक्स्ट है नंबर 12, पारा कांच को क्यों नहीं भिगोता? यानी पारा जो है कांच को क्यों नहीं भिगोता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आसंजक बल के कारण। क्योंकि देखिए आसंजक बल वो होता है जो दो विभिन्न विभिन्न पदार्थों के कणों के मध्य लगता है, और ससंजक बल वो होता है जो एक ही पदार्थ के कणों के मध्य लगता है। तो पारे और कांच के बीच जो आसंजक बल होता है वो पारे के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होता है, इसलिए पारा जो है कांच को नहीं भिगो पाता। नेक्स्ट है नंबर 13, लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी उत्प्लावकता का आप इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज ने। किसने की थी? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है नंबर 14, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ध्यान रखना आपको, जल का घनत्व अधिकतम होगा तो उसका आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ये होता है ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है नंबर 15, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का जो निर्धारण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी गलनांक बिंदु के द्वारा। नेक्स्ट है
लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, यानी किस कारण से जो तेल होता है वो ऊपर को चढ़ता है? तो ये चढ़ता है ऑप्शन नंबर डी, कैपलरी क्रिया के कारण। कैपलरी क्रिया के कारण जो होता है ये ऊपर चढ़ता है। इसको क्या कहते हैं? केशिकात्व भी कहते हैं, यानी केशिकात्व के कारण। ये भी आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है नंबर 17। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। नेक्स्ट है नंबर 18। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग होता है, यानी ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है ऑप्शन नंबर बी, ताप युग्म का। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 19। 19 है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कणों के द्वारा जो ऊष्मा का रूपांतरण होता है, जो ट्रांसफर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, कंडक्शन। नेक्स्ट है नंबर 20। 20 है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? यानी अगर टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान रखना है ये हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन यानी सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चाहे फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना तो इसका समीकरण होता है F बराबर 9C/5 प्लस 32। आप इससे किसी भी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर 20 कुछ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।